हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है, या फिर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्यों घूमता है, या हमारी गैलेक्सी एक दिशा में क्यों मूव कर रही है, या फिर सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे से क्यों दूर जा रहे हैं। ये सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे से किस प्रकार से बैलेंस है, क्या हमारी पृथ्वी किसी चीज पर टिकी हुई है या ये फ्रीली सूर्य के चारों तरफ मूव कर रही है। इन सब कारणों को अगर जानना है, इनके बारे में अगर नॉलेज आपको लेनी है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप आराम से देखिए। इन सब चीजों का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले इस गुरुत्वाकर्षण बल का अपना एक इतिहास है। पहले हम इतिहास को समझ लें। तो इतिहास में सबसे पहले हम कुछ भारतीयों का भी नाम लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें जो बात आती है वो आती है अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल एक यूनानी दार्शनिक थे और अरिस्टोटल के द्वारा ये बताया गया कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। आगे चलकर एक भारतीय वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्टीय में इन्होंने ये लिखा कि जो हमारी अर्थ है इसके बीच में मून है और इसके दूसरी साइड में सन आता है, और जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। और जब ये मून इस साइड में होता है और पृथ्वी की छाया मून पर पड़ती है, उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई का यूज करते हुए पृथ्वी की सही परिधि का भी ज्ञान हमें दिया। बाद में जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से जब कैलकुलेट करके देखा गया है तो पृथ्वी की परिधि आश्चर्यजनक रूप से लगभग वही है जो आर्यभट्ट ने 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में बताई थी। आर्यभट्ट का जन्म क्योंकि 476 एडी में हुआ था, गुप्ता पीरियड में, तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में इनका जीवन काल है। तो उस समय तक ये माना जाता था कि जो पूरा विश्व है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। यानी कि जो थ्योरी थी उस समय तक वो अर्थ सेंट्रिक थ्योरी थी। अर्थ सेंट्रिक थ्योरी माना जाता था कि अर्थ बीच में है। यूरोपियन और इस्लामिक जो साइंटिस्ट थे उस समय के, उनका भी यही मानना था कि अर्थ इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, और जितने भी ये सूर्य है या चंद्रमा है या तारे हैं या अन्य कोई भी पिंड है, वो सारे के सारे पिंड अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अर्थ सेंट्रिक थ्योरी थी इंडिया के अलावा बाकी सभी जगह में। जैसे बाइबल में भी लिखा गया है, उसमें भी बताया गया है कि ये अर्थ सेंटर में है और पूरा यूनिवर्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो ऐसा लगता भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व से सन सुबह निकलता है और पश्चिम में जाके सनसेट होता है। हमें ऐसा लगता है कि सन घूम रहा है, बट एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है। तो इसी तरह से जो ये अर्थ सेंट्रिक थ्योरी थी, ये अर्थ सेंट्रिक थ्योरी को डिस्कार्ड किया है किसने? आर्यभट्ट ने। आगे एक नाम और आता है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त ने यह बताया था कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को जो हमारी अर्थ है, ये किसी भी दूसरे पिंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और उसको उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण।
यानी गुरुत्व माने पृथ्वी का आकर्षण, उसको अपनी ओर खींचना। साथ ही साथ ब्रह्मगुप्त ने यह भी बताया था, क्योंकि उससे पहले जो चंद्रमा है माना जाता था कि चंद्रमा दूर है और सन पास में है, इस तरह से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि चंद्रमा बड़ा दिखता था। तो चंद्रमा बड़ा दिखता है और उसको माना जाता था कि ये थोड़ा दूर है और सन पास में है। लेकिन जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने ये बताया कि सन दूर है और चंद्रमा पास में है, मून पास में है। तो इस तरह की डिस्कवरीज ये इतिहास में चलती रही। हालांकि इनसे बहुत ज्यादा क्लियर कट चीजें तो पता नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया बन के आया कि पृथ्वी गोल है। जैसे कि कुछ माइथोलॉजिकल जो ग्रंथ हैं उनमें यह भी लिखा हुआ कि जो अर्थ है वो चपटी है, जबकि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे जो भारतीय मनीषी हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि अर्थ कैसी है, राउंड शेप है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये जो यूनिवर्स है ये अर्थ सेंट्रिक नहीं है, बल्कि कोई और इसके सेंटर में है, अर्थ तो नहीं है, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ। यद्यपि यूरोप में भी और इस्लामिक वर्ल्ड में भी ये चल रहा था उस समय भी कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और जितने भी बाकी स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहला फिर नाम आता है यूरोपियन साइंटिस्ट का, वो आता है कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने 1543 में सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, अर्थ केंद्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली मध्यकाल का जो समाज था वो एक रूढ़िवादी समाज था, चाहे यूरोप हो या भारतीय समाज हो या इस्लामिक समाज हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये एक तरह से धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये पूरा यूनिवर्स अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और कोपरनिकस महोदय ने बोल दिया कि अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसका बहुत भारी विरोध हुआ और कोपरनिकस को जलाकर मार दिया गया। कोपरनिकस की डेथ हो गई। अब कोपरनिकस की डेथ हो गई, लेकिन विचार की डेथ नहीं हुई। और आगे चल के एक और साइंटिस्ट हुए, टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको अपने किंग के सामने रखा और किंग कन्विंस हो गए उनके प्रोजेक्ट से कि हाँ आप पता लगाइए कि वास्तविकता क्या है। यद्यपि ये मध्यकाल के हिसाब से किसी राजा के द्वारा ये डिसीजन दिया जाना ये बहुत बड़ी बात थी कि वो ये कहे किसी अपने वैज्ञानिक से कि आप पता लगाओ कि असलियत क्या है, जबकि बाइबल में जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना चाहिए था मध्यकाल के हिसाब से। तो ये ब्रेव राजा रहा होगा, उन्होंने टाइको ब्राहे से कहा कि आप पता लगाइए कि रियलिटी क्या है। तो टाइको ब्राहे ने एक आइलैंड दिया राजा ने उनको, वहां पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई। तो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी बनाई, वर्ल्ड की फर्स्ट। ऑब्जर्व किया, दूरबीन नहीं थी उस समय, टेलीस्कोप नहीं था, तो उन्होंने आंखों से ही ऑब्जर्व किया जो स्टार्स है, मून्स है, या सन है, उसकी जो मूवमेंट है उन सबको ऑब्जर्व किया और बहुत सारे मैप्स उन्होंने तैयार किए टाइको ब्राहे ने। टाइको ब्राहे की जब डेथ होने वाली थी उससे एक साल पहले उनकी इस ऑब्जर्वेटरी में कैप्लर महोदय आए। टाइको ब्राहे की डेथ हो गई, और जब टाइको ब्राहे की डेथ हुई तो उसके बाद उनके सारे मैप्स को चुरा लिया कैप्लर महोदय ने, और कैप्लर महोदय ने दिया ग्रह सिद्धांत या ग्रहों के सिद्धांत। अब कैप्लर महोदय के द्वारा ग्रहों के सिद्धांत दिए गए, ये 3 सिद्धांत हैं, इनको अभी हम देखेंगे। इसके बाद फिर आगे चलकर आए गैलीलियो महोदय, और गैलीलियो महोदय ने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी कर दी। गैलीलियो महोदय के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई।
और जब टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो महोदय ने की, तो जब टेलीस्कोप से उन्होंने जुपिटर को देखा, जुपिटर माने बृहस्पति को, तो ये हमारी अर्थ है और ये कोई जुपिटर ग्रह है, बीच में मार्स और पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि कोई पिंड है जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहा है। सीधी सी बात है, आज के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, इसका सैटेलाइट यानी उपग्रह होगा जुपिटर का। अब ये बात जब गैलीलियो ने देखी तो उन्होंने कहा कि ये जो पिंड है ये तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है, ये तो जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यहां से जो अर्थ सेंट्रिक थ्योरी थी कि पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, सारी ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं, यहां से ये फेल होनी शुरू हो गई। और अब इस पर विश्वास जमने लगा कि पृथ्वी इस यूनिवर्स के केंद्र में नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स का एक कोई हिस्सा है। टेलीस्कोप से जब आगे और रिसर्च की गई तो फिर यह बात पक्के तौर पर अब आ गई कि अर्थ सेंटर में नहीं है, बल्कि सेंटर में कोई और चीज है। और इसको लेकर फिर रिसर्च होने लगी कि ये जो यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है। यद्यपि आज तक भी हम फुल फाइनल ये नहीं पहुंच पाए हैं कि एग्जैक्टली इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, बट फिर भी एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में इसको बताने की कोशिश की गई है कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का निर्माण किस टाइप से हुआ था। अब यहां आगे चल के न्यूटन महोदय आए, तो न्यूटन महोदय का जो डिस्कवरी है वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी रही, क्योंकि न्यूटन महोदय का आपने सुना होगा कि जो सेब है, सेब पृथ्वी पर क्यों गिरा। अब सेब पृथ्वी पर क्यों गिरा, न्यूटन महोदय बैठे हुए थे, एक सेब लगा हुआ था और वो टूटा और नीचे गिरा। आमतौर पर हम लोग इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आज के हिसाब से देखें तो ये कोई बड़ी डिस्कवरी दिखाई नहीं देती, लेकिन उस समय के हिसाब से न्यूटन ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही फिर न्यूटन ने यह सिद्ध किया जिसको आज हम बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। देखिए, ब्रह्मगुप्त जो भारतीय वैज्ञानिक हुए थे, ब्रह्मगुप्त ने यह बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा। लेकिन न्यूटन यहां एक अलग चीज बता रहे हैं। न्यूटन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है। न्यूटन के अनुसार अगर मैं कहूं तो मैं एक, मेरे अंदर मास है, मेरे अंदर द्रव्यमान है और मैं कणों से मिलकर बना हूं। मेरे अंदर जो मास है वो इस कैमरे के मास को अपनी ओर खींच रहा है। मैं यहां पर हूं और आप अपने घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहां जो मेरा मास है ये आपके मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आपका मास मेरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि कोई भी दो पिंड इस पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को ही कौन सी फोर्स कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब यहां पर जो बिग बैंग थ्योरी है, थोड़ा सा इसको भी हम देख लें। बिग बैंग थ्योरी है, एक्चुअली हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। अभी इसको प्रूफ करना अभी शेष है, या इसके बारे में हमें पूरी तरह से अभी नॉलेज तो नहीं है साइंस के अकॉर्डिंग भी, लेकिन फिर भी ये जो थ्योरी है ये कहती है कि आज से 13.5 बिलियन ईयर्स अगो ये जो संपूर्ण मास है यूनिवर्स का, ये सारा का सारा मास यानी कि द्रव्यमान एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया। अब यहां पर ये इकट्ठा हो गया ऐसे पूरा, और क्योंकि जब जितना मास ज्यादा होता है उतनी उसके अंदर ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मैं अर्थ पर हूं और जो मेरा वेट है यहां पर 70 kg है, या आप सपोज करिए 60 kg है,
तो यहां अर्थ पर मेरा वेट 60 केजी है। अगर मैं इसी शरीर को लेकर मून पर चला जाऊं और वहां पर जाकर मैं तराजू से तोलूं तो मेरा वेट होगा 10 केजी, यानी 60 केजी से सीधा 10 केजी मेरा वेट हो जाएगा, यानी कि 1/6। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल मून पे लगता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। तो 1/6 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो मून के अंदर जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। एटम्स, हर एक एटम दूसरे एटम को अपनी ओर खींचता है। जैसे कोई भी एटम है, सपोज ये एक एटम है, इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ये सोडियम का एटम है। तो ये एक दूसरा एटम है, कोई भी XYZ, ये इस एटम को अपनी ओर खींच रहा है और ये वाला एटम इस एटम को अपनी ओर खींच रहा है, और ये जो खींचने वाली जो फोर्स है इसी को क्या कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है। अब ये जो फोर्स है ना, इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको हम देखेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि संपूर्ण मास एक जगह इकट्ठा हो गया था और फिर उसमें एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, और तब से ये सारा का सारा जो मास है उस विस्फोट के बाद वो फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ये जो ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है? फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके जो फैलने की स्पीड है वो भी लगातार एक्सेलरेट कर रही है, लगातार क्या कर रही है? बढ़ रही है। अब एक बात आप समझिए, हमने कहा सब में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल हर एक पिंड में या हर एक एटम में होता है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता 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 इतना ज्यादा हो गया कि यहां पर अनंत दाब ताप और घनत्व की जब स्थिति आई तो उसके बाद यहां बिग बैंग हुआ, ये तो ठीक है। और बिग बैंग के बाद जो आकाश गंगाएं हैं उनका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण, और ये आकाश गंगाएं फिर लगातार तब से लेकर अभी तक लगातार क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने यहां पर कोई दिवाली का पटाखा एक लटका दिया है एक धागे से, इस तरह से कोई धागा है, रूप से उसको लटकाया है और यहां पर दिवाली का पटाखा है। इसके बाद मैंने इसको माचिस से इसको जलाया। जैसे मैं इसको जलाऊंगा तो ये यहां पर क्या होगा? इसमें विस्फोट होगा, और विस्फोट के बाद इस पटाखे के अंदर का जो भी मलबा है, थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर होंगे या कागज के टुकड़े होंगे और बारूद होगा, वो यहां से ये सारा का सारा मलबा किस तरफ जाएगा? सभी दिशाओं में, सारी दिशाओं में, इस तरह से। तो इसी तरह से एग्जैक्टली ये क्या हुआ है? बिग बैंग की घटना हुई है, और बिग बैंग के बाद जो पूरा मलबा था वो सारा का सारा मलबा सभी दिशाओं में इस तरह से फैल रहा है, और उसी मलबे से हमारी आकाशगंगा भी बनी है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे, दुग्ध धारा। तो ये हमारी आकाशगंगा है। ऐसे ही ये एंड्रोमेडा हमारे बगल की आकाशगंगा, और बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, बिलियंस आकाशगंगाएं हैं, और ये एक एक आकाशगंगा में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो बिलियंस ऑफ आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, और एक एक आकाशगंगा में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन्हीं स्टार्स में से, उन्हीं तारों में से एक तारा क्या है? हमारा है, सन। और हमारा जो तारा है उस तारे के चारों ओर हमारा प्लेनेट यानी कि ग्रह रिवॉल्व कर रहा है, और हमारे जैसे 7 और भी कर रहे हैं। यानी टोटल जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हमारे सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इतनी सारी आकाश गंगाएं, उन हर एक आकाश गंगाओं में अरबों अरबों तारे, उन तारों के चारों तरफ खरबों प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स के चारों तरफ जो सैटेलाइट, जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? मून। तो
अब तो एक नई डिस्कवरी भी हो गई है कि मून का भी सैटेलाइट है, उसको मून मून नाम दिया गया है। तो इतने सारे जो पिंड हैं इस पूरे यूनिवर्स में, ये एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? तो उनको जोड़ने के लिए जो फोर्स काम कर रही है वही फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल इन सभी पिंडों को, आप ऐसे समझ लीजिए बिग बैंग यहां हुआ, यहां एक आकाश गंगा, यहां 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 सारी सारी आकाश गंगाएं हैं इसके चारों तरफ, और ये आकाश गंगाएं क्या कर रही हैं? लगातार इससे दूर जा रही हैं, लगातार एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इन आकाश गंगाओं की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये आकाश गंगाएं आपस में एक बैलेंस में भी हैं। ये किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि आपस में बैलेंस में। फिर एक आकाश गंगा, हम अपनी वाली आकाश गंगा को ले लें तो इसमें कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तारे हैं। ये तारे भी एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में क्या है? बैलेंस है। और फिर इनके बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी क्या है? सब बैलेंस है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बैलेंस की अवस्था में है। और दूसरा, इस आकाश गंगा का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी इस आकाश गंगा का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, तो उस कहीं ना कहीं जो केंद्र है, उस केंद्र की ओर एक फोर्स काम कर रही है, जिस फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सभी बलों में, बल 4 प्रकार के होते हैं, उन सभी बलों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे वीक फोर्स होती है, सबसे कमजोर फोर्स होती है। सबसे जो ताकतवर बल होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या? ये कोई एटम है, इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपस में बंधे हुए हैं, और इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्स काम कर रही है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। इसीलिए मैं यहां पर हूं और आप इस वीडियो को अपने घर पर बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको अपनी ओर खींच रहा हूं और आप मुझे अपनी ओर खींच रहे हो, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो खींचने की पावर है, ये बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि मेरा मास और आपका मास बहुत ही छोटा है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तब दिखाई देती है जब पिंड बड़ा होता है। मतलब छोटी छोटी चीजों में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखती है, बड़ी चीजों में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये अर्थ है और ये इस पर एप्पल का ही पेड़ है, एप्पल का ही मान लेते हैं, न्यूटन ने सिक्योर किया था। यहां पे ये एप्पल लगा हुआ है। अब ये एप्पल यहां से नीचे टूट के गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने इसको खींचा, पृथ्वी ने इसको अपनी ओर खींचा। तो पृथ्वी ने जब इसको अपनी ओर खींचा, ये ठीक है, खींचना चाहिए, क्योंकि हर एक पिंड में क्या होती है? अपनी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन क्या एप्पल में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? अभी तो आपने कहा कि वस्तु चाहे कितनी भी छोटी हो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। तो एप्पल में भी गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी ने सेब को अपनी ओर खींच लिया, तो क्या सेब ने भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचा? क्या जवाब देंगे? हां, खींचा, लेकिन नेग्लिजिबल यानी नगण्य। यानी ऐसा नहीं है कि सेब ने पृथ्वी को कुछ भी नहीं खींचा है, आप इसको जीरो नहीं कह सकते, बट ये क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी नगण्य है। यानी जिस प्रकार से पृथ्वी ने सेब को अपनी ओर खींचा है, सेब ने भी पृथ्वी को अपनी ओर बाउंस किया है, लेकिन कितना किया है? नेग्लिजिबल। क्यों? मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दोनों के मास का जो डिफरेंस है वो मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये डिपेंड करती है दो मासेस के ऊपर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाली एक फोर्स है। वैसे इसमें भी डाउट है कि क्या ये वास्तव में फोर्स है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये एक स्यूडो फोर्स है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमानों पर, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। अब देखिए, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो जितना ज्यादा m1 और m2 होंगे उतना ज्यादा F होगा, ठीक है? F उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अब इसमें अगर हम ये देखें कि पृथ्वी मुझे जिस बल से खींच रही है, अगर मैं इसी शरीर को लेकर सूर्य पर चला जाऊं तो सूर्य मुझे 28 गुना जोर से खींचेगा, और चंद्रमा पर चला जाऊं तो चंद्रमा मुझे 1/6 से खींचेगा। यानी अगर मैं 60 किलो का यहां हूं तो चंद्रमा पर मैं 10 किलो का रह जाऊंगा, और अगर मैं सूर्य पर पहुंच जाऊं तो मैं तकरीबन 1800 किलो का हो जाऊंगा। यानी कि ये जो द्रव्यमान है इसको पृथ्वी कितनी जोर से खींच रही है, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इनसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो, ये पिंड इतनी दूरी पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगेगा उतना लगेगा, लेकिन अगर ये दूरी बढ़ती है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो F क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उनकी बीच की लगने वाली जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। इसमें एक चीज और है, वो ये है कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक्चुअली फोर्स है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये फोर्स नहीं है। अब देखिए, आप ध्यान से देखना, ये सन है और हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से इसके चारों ओर रोटेट कर रही है, ठीक है? ये किसने बताया था? प्रैक्टिकली कैप्लर के जो ग्रहों के सिद्धांत हैं वो इसको प्रूव करते हैं। कैप्लर के ग्रहों के सिद्धांत, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कैप्लर के ग्रहों के सिद्धांत है तीनों को। तो कैप्लर ने ये बताया कि ये जो हमारी अर्थ है ये सन के चारों तरफ घूम रही है, इसकी अपनी एक निश्चित स्पीड है। सन के चारों तरफ इसके अलावा 7 प्लैनेट्स और भी घूम रहे हैं। वो रीजन तो नहीं बता पाए इसका, क्योंकि उस समय साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये एक समय जरा पास होती है और एक समय जरा दूर होती है, और जब ये पास होती है तो इसकी स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाती है, और जब ये दूर होती है तो इसकी स्पीड जरा स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये कैप्लर के द्वारा इसमें बताया गया। तो एक्चुअली इसको अगर आपको समझना है तो इसको आप समझिए एक प्रैक्टिकल वे में। ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, या इसका भी हम भाग ले ले सोलर सिस्टम, तो आप सोलर सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि ये सोलर सिस्टम एक जो हमारा बेड का एक गद्दा है उसकी तरह आप समझ लीजिए कि ये सोलर सिस्टम एक फ्लैट फैब्रिक है, और इस फ्लैट फैब्रिक पर, इस बेड के गद्दे पर ही, ये बेड का गद्दा है, और इस गद्दे पर अगर आप कोई भारी बॉल रखेंगे तो बेड के गद्दे के कारण वो भारी बॉल क्या करेगी? इसको दबा देगी इस तरह से। और अगर अब आप यहां पर कोई छोटी बॉल रखेंगे तो वो किधर चली जाएगी? लुढ़क के, राइट? यानी कि जो ये भारी बॉल है ये सन है, और ये जो छोटी बॉल है ये अर्थ है। तो जो अर्थ है वो सन की तरफ को चली जाएगी,
जानी भी चाहिए, लेकिन जाती नहीं है। यानी सन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा हम कह रहे हैं कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन ये एक फिक्टिशियस फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। एक्चुअली वो फोर्स नहीं है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। वहां ये केवल एक ढाल है, यानी एक कर्वेचर है। स्पेस और टाइम में एक कर्वेचर है, एक कर्व है, यानी फोर्स नहीं है, कर्वेचर है। और जो अर्थ है वो इसके अंदर इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि इसमें एक मूवमेंट है। मूवमेंट कैसे है? जैसे कि यहां एक ये बेड है, गद्दा है, और उसके बीच में एक भारी बॉल के रूप में मैं एक बॉल रख दूं जिसको हम सन मान ले, और उसके बाद एक छोटी बॉल के रूप में मैं एक बॉल यहां से लुढ़काऊं, तो वो गद्दे में ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, वो अपनी स्पीड के कारण घूमती रहेगी, लेकिन बाहर की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कर्वेचर है गद्दे में वो कैसा है? अंदर की ओर है। तो उसके स्पीड के कारण उस पर बाहर की ओर एक फोर्स काम कर रही होगी, और कर्वेचर के कारण उस पर एक अंदर की ओर फोर्स काम कर रही होगी। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जब दोनों फोर्स एक बैलेंस में रहेंगी, तो वो जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, वो ऑटोमेटिकली सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। सेम प्रोसीजर यही है कि जब अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो कैसे रिवॉल्व करता है, तो उसमें भी यही है कि जो अर्थ है वो भी स्पेस एंड टाइम में एक कर्वेचर बना देती है, और उस कर्वेचर के अंदर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये मैंने जो आपको समझाया है इस वीडियो में, वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, और दूसरी चीज मैंने आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो हिस्ट्री है कि ये कहां से किसने किस प्रकार से समझाया, ये चीजें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाई है। तो आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा अच्छे से। और अब इसके 2-3 वीडियो लेक्चर और रहेंगे ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो सारे वीडियो लेक्चर आपको एक साथ देखने हैं। और जब आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू।